बैक टू द अनदर सेशन। लास्ट सेशन है आज हमारा मोल कंसेप्ट का। हाय स्टूडेंट्स, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में हाय हेलो भेज दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं लाइव हूं और आप सभी को दिखाई दे रही हूँ। राइट, सभी बच्चों ने चैट ज्वाइन कर ली है। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे अपनी ग्रीटिंग्स भेज दे ताकि मुझे पता रहे। अटेंडेंस लगा दो अपनी, कौन कौन आया है क्लास में। एंड देन आई विल स्टार्ट द सेशन। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है उन बच्चों के लिए, और बाकी बच्चों का रिवीजन सब्जेक्ट भी चल रहा है। सो प्लीज बी वेरी ऑफ इट कि बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे थे, तो सबसे सही क्या समझा उसमें से कि हम कुछ टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंस। इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिए हैं, हमने उनके बारे में सब कुछ जान लिया है। राइट, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? मोलर मास के बारे में, एटॉमिक मास, एवरेज मास कैसे निकालते हैं, स्टोक्योमेट्री क्या होती है, कैसे एक बैलेंस इक्वेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स और उसके मासेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और गैसेस का तो वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट से कैसे हम स्पीशीज डिटरमाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। और लास्ट क्लास में मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की भी बात करी थी। गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग करी थी। तो आज की क्लास है हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है आपकी मोल कंसेप्ट की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंस की। ये क्या है, ये सारी टर्म्स मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जिन बच्चों को थोड़ी पजल से खेलना पसंद है, थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स क्या होती है, पजल की तरह होती है, वो पसंद है, तो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो लेट अस बिगिन बच्चा। टॉपिक है हमारा आज का, हम करने वाले एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट मास। और जैसे कि मेरी हर बार की आदत है ये वाली स्लाइड दिखाने की, ये चैप्टर में कोई सबसे ज्यादा मुझसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस चैप्टर में, तो वो ये स्लाइड है। इस स्लाइड के बारे में मैंने आपको मोल के बारे में बात हो रही है पूरे चैप्टर में। मैंने मोल कैसे डिस्क्राइब किया था, मैंने मोल आपका इस प्रकार डिस्क्राइब किया था कि एक मोल क्या क्वांटिटी होती है। एनीथिंग दैट इज 1 मोल मीन्स कि उसमें मेरे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हैं, वो होता है एक मोल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक मोल मेरे पास सोडियम है, इसका मतलब है कि उसमें अगर मेरे पास एक मोल सोडियम है, उसका मतलब कि मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम उसमें है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक मोल वाटर मॉलिक्यूल है, दिखाई दे रहा है ये एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो एक मोल वाटर का मतलब होता है कि मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंट है। अब मॉलिक्यूल्स, अब आप पूछोगे कि मैम एटम कितने हैं, तो हाइड्रोजन के इसमें डबल द नंबर ऑफ एटम्स है, 2 इंटू 6.022, एंड सिमिलरली ऑक्सीजन के सेम नंबर ऑफ एटम्स है विच इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि यहाँ पे रेशियो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कैसा है, 2:1 का रेशियो है, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स का भी सेम रेशियो रहने वाला है। फिर उसके बाद एटॉमिक मासेस की जो बात करी थी, मैंने बोला था आपकी पीरियोडिक टेबल में जो सारे एटॉमिक मासेस गिवन है, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस कौन कौन से हैं जो आपको एकदम आपके जहन में, आपकी मेमोरी में फिक्स्ड होने चाहिए, उनके बारे में मैंने बताया था आपको। राइट, तो मैंने क्या बोला कि अब वो जो एटॉमिक मासेस आपके पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं वो एक्चुअली कौन से एटॉमिक मासेस हैं, वो तब के मासेस है जब मैं एक मोल के वो एटम्स लेती हूं। याद रखना, जब मेरे पास एक मोल सोडियम एटम है, कितना, 1 मोल सोडियम एटम, तो उसका मास है 23 ग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं लेती हूं एक मोल कार्बन एटम्स के, तो उसका मास है मेरा 12 ग्राम। तो जो भी एटॉमिक मासेस आपके पीरियोडिक टेबल में लिखे हैं उनका ये मतलब है कि जब उनका एक मोल लेती हूं तो वो इतना वे करते हैं। अगर ये अच्छे से समझ गए ना तो सारे सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। यही चीजें जहां पे बच्चे अटकते हैं। बाकी तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स को
एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसकी एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी क्या? जैसे H2O में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है 2, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है 1, तो वो होती है एटॉमिसिटी। समझ आए ये चीजें? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। लाइव क्लासेस का एकदम फायदा उठाइए। मेरे को चैट बॉक्स में मेरे को पूछते रहिए डाउट्स, ये डाउट है, ये डाउट है, फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, राइट? तो जैसे कि मैं हमेशा अभी जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे से, मैं उनको बता देती हूँ, पुराने बच्चों को अच्छे से पता है, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता देती हूँ कि मैं, आप जो भी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी एकदम स्लोली करना। मेरे साथ चल तो रहे हो। अगर आप देखो मेरे से डाउट नहीं पूछोगे तो आपकी मैडम तो आगे निकल जाएगी, उसको लगेगा कि आप तो सब समझ गए, तभी तो कोई डाउट नहीं आ रहा आपकी तरफ से। जब डाउट नहीं आ रहा तो आपकी मैडम आगे से आगे कोर्स करवा देगी, है ना? तो क्या सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना हमारा उद्देश्य है? नहीं। आप सिर्फ अभी 11th क्लास में हो, अभी आपके जितने भी डाउट्स, बहुत डाउट्स होंगे, आप 10th से 11th में आए हो, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है ये, ठीक है? यहाँ पे कोर्स डिफिकल्ट है, बहुत सारा है और हर चीज नहीं है। एक ऐसी चीज नहीं होगी जो पुरानी कभी पड़ी हो, नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। सब कुछ नया है, सब कुछ बहुत ज्यादा है, सब कुछ डेप्थ में है। और यहाँ तो मैथ्स भी आ गई, मैथ्स में केमिस्ट्री तो कभी देखी ही नहीं मैम मैंने, है ना? तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो गया है कोर्स। तो हर तरीके का सवाल आप मेरे से पूछो, आपके पास चैट बॉक्स मेरे से चैट करने की पूरी फ्रीडम है। आप मुझे अपने दोस्त की तरह समझो कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो यहाँ पे केवल इसलिए है कि आपके बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आए, राइट? अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप टॉप करो क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी किस प्रकार की तैयारी चल रही है। क्या आप अभी से ही टॉप 1000 की तैयारी कर रहे हो तो आप टॉप 10,000 में भी नहीं आओगे, सच बता रही हूँ। अभी से अगर आपने टॉप 100 की तैयारी करी है तब जाके बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप टॉप 1000 में आएंगे, तभी आपको कोई कॉलेज की सीट मिलेगी बढ़िया वाले, समझ रहे आप? अभी से आप टॉप 1000, टॉप 2000 में आने की तैयारी कर रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि अभी से इतनी वीक तैयारी होगी तो आगे जाके ये और खराब ही होने वाली है, राइट? ये कोई बढ़िया नहीं होगी। अभी से टॉप 100 की तैयारी करेंगे तो वो गोल होता है, वो पैशन होता है, वो डेडिकेशन होता है। तो उसी प्रकार से आप हर तरीके के डाउट्स एंड सवाल करिए। आपको हर टाइम डीएसए मिली हुई है, डीएसए जैसे जैसे मिल रही है मेरे से क्वेश्चंस पूछिए ना, मैम डीएसए में ये नहीं समझ आया, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, इसके क्वेश्चंस ही नहीं हिल रहे, ये कैसे करने, आप नहीं पूछेंगे तो आपकी मैम आपको बता भी नहीं पाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में दे दी थी, बट थोड़ा सा टाइम हो गया इस क्लास को, गैप हो गया, तो मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एन फैक्टर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट्स के लिए एन फैक्टर है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी। फिर उसके बाद मैंने बोला था एन फैक्टर वो है जो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी देखने के लिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, दिस वाज द पीरियोडिक टेबल, राइट? मैंने यहाँ पे बोला था हर एलिमेंट की, हर ग्रुप की एक वैलेंसी होती है। ग्रुप नंबर 1 है, एक बार हाइड्रोजन को मैं लीव आउट कर रही हूँ, बाकी सारे लिथियम से लेके फ्रांसियम तक ग्रुप 1, यहाँ पे सबकी वैलेंसी होती है +1, ठीक है? ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी में ना ही प्लस होता है ना ही माइनस। तो अगर मैं वैलेंसी लिखूंगी तो केवल 1 लिखूंगी, और अगर मैं वैलेंसी नहीं लिख के मैं क्या लिखती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर, तो +1 -1 होता है, वैलेंसी तो केवल नंबर होता है, दैट इज 1, ठीक है? सिमिलरली वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 इज 2, कितनी वैलेंसी है? 2 वैलेंसी है। सिमिलरली ग्रुप 3, मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप 13 की वैलेंसी होती है, ग्रुप 13 की वैलेंसी होती है 3, मेजॉरिटी। आप देखोगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये मोस्टली एग्जांपल्स आएंगे, तो आप इनकी वैलेंसी क्या लिखेंगे? 3 वैलेंसी लिखेंगे, ठीक है? कार्बन की वैलेंसी हो जाती है 4, राइट? नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाती है फिर से 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाती है 16th ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर वाले ग्रुप की हो जाती है 2, और यहाँ पे हो जाती है फिर से 1 वैलेंसी, और इसकी तो 0 होती। याद रखना वैलेंसी में कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। अभी हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिखी है मैंने? वैलेंसी लिखी है, उसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। ग्रुप 1 ने सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 2, ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 3, ग्रुप 14 में
4, 15 में फिर से 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये समझ गए? ये आपको पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट होनी चाहिए हर जगह। शुरुआत के 4 चैप्टर्स में अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आती तो 4 चैप्टर समझ नहीं आएंगे, सच बता रही हूँ। चारों चैप्टर्स करने के लिए ये पीरियोडिक टेबल एकदम विजुअलाइज दिमाग में फिट होनी चाहिए। मोस्टली के एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए आपको, या फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं एटॉमिक नंबर, और साथ ही में मास नंबर। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही जरूरी हैं आप लोगों के लिए। चले दोबारा से यहाँ पे चलते हैं। मैंने क्या बोला? एन फैक्टर है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। फिर एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? अगर आपके पास कोई एलिमेंट दे रखा है कि एल्यूमिनियम दे दिया, बोरॉन दे दिया ना, ऑक्सीजन दे दिया, सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है, तो उसका अगर एन फैक्टर पूछेंगे तो वो होता है उसकी वैलेंसी के इक्विवेलेंट। पर अगर आपको कोई एसिड लिख के दे दिया, जैसे HCl दे दिया, अब इसमें इसका एन फैक्टर क्या हो गया? तो मॉलिक्यूल हो गया और वो भी एसिड, तो उसका एन फैक्टर होता है कि वो कितने H+ आयंस आपको दे सकता है। HCl दे सकता है 1 H+ आयन। सिमिलरली अगर आपके पास H2SO4 है, उसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का। क्या स्ट्रक्चर है? सल्फर से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, राइट। फिर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है। अब बच्चा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है, दिख रहा है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है वो हाइड्रोजन वो ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिनमें दोनों चीजें होती हैं, विच इज ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। समझ रहे हो? इनको मैं बोलती हूँ ऑक्सी एसिड। आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और साथ में एक एलिमेंट है सल्फर। तो ये ऑक्सी एसिड किसका हो गया? ये ऑक्सी एसिड है। H2SO4 इज एन ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सल्फर का ऑक्सी एसिड का मतलब होता है सल्फर जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से अटैच्ड है। अब बच्चा, इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो हमें स्ट्रक्चर देख के ही पता चलेगा, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन मेरी ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या होती है? यही हाइड्रोजन होती है बच्चा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। क्या होती है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मतलब ये H+ देती है। समझ गए? अब ये जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स किसी एसिड की होती है वो उसकी बेसिसिटी बोली जाती है। ये वर्डिंग्स है। तो यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो H2SO4 की बेसिसिटी हो गई 2, एंड सिमिलरली इसका एन फैक्टर भी हो गया 2, क्योंकि जो H+ दे सकता है जितने, वो उसका एन फैक्टर होता है। HCl केवल 1 H+ दे सकता था तो इसका एन फैक्टर 1 है। H2SO4 2 H+ दे सकता है तो इसका एन फैक्टर 2 है। ठीक है, और इसकी अगर आपको H2SO4 की बेसिसिटी पूछे तो आप क्या लिखोगे कि जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। और बेसिसिटी आपको केवल और केवल किसकी पता चलेगी? जो आपके ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, उसी में आएगी आपकी बेसिसिटी लिखी हुई। समझ गए? तो बेसिसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल बाय अ बेस इन अ पर्टिकुलर एसिड। समझ गए? बहुत अच्छी डेफिनेशन है बेसिसिटी की। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है, अब अगर मैंने सबसे पहले किसकी एन फैक्टर निकाला? नॉर्मल एलिमेंट का एन फैक्टर निकाला। तो मैंने क्या बोला था कि पीरियोडिक टेबल में से देख के बता दिया था मैंने एन फैक्टर ग्रुप 1 का क्या होगा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स का क्या होगा, ग्रुप 13 का क्या होगा। बाकी के एलिमेंट्स के एन फैक्टर नहीं पूछते, जो मैंने आपको बताए हैं वही एन फैक्टर्स पूछे जाते हैं। बाकी के एलिमेंट्स के कैलकुलेट नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। ठीक है, दूसरी चीज बताई कि आपको एसिड दे दिया, उसका एन फैक्टर पूछा है, तो वो कैसे बताना है? कितने रिप्लेसेबल H+ आयंस है वो उसका एन फैक्टर होगा। अब आपको बेस दे दिया कोई, बेस क्या होता है? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, तो बेसिस का एन फैक्टर क्या है? कितने नंबर ऑफ OH- रिप्लेसेबल आयंस है। OH नेगेटिव जितने रिप्लेसेबल आयंस होते हैं वो उसका क्या होता है? एन फैक्टर। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं लिखा तो मैं एक बार ही ढंग से लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हो तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
का फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 OH माइनस निकलेंगे एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2, हो गया कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं NaOH का बोलती हूँ, NaOH का एन फैक्टर कितना होगा, इसमें एक ही OH माइनस निकलेगा तो इसका एन फैक्टर होगा 1। समझ गए, समझ गए सभी लोग। अब देखो अगर आपको ये तो बेस का हो गया, अब कोई सॉल्ट दे दिया। सॉल्ट क्या होता है, जो सॉल्ट बना होता है दोनों एसिड और बेस के मिलने से, ठीक है। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होता है, दोज आयोनिक कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट हैव H प्लस इन पॉजिटिव पार्ट और OH माइनस इन नेगेटिव पार्ट। तो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं ना जिसमें ना ही H प्लस है ना ही OH माइनस है, वो सॉल्ट हो जाते हैं। तो उसका एन फैक्टर होता है ईदर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। मतलब कि जैसे कि Na2SO4 है, ये एक सॉल्ट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है Na2SO4, राइट, इसका एन फैक्टर निकालना है। तो अब मुझे बताओ अगर मैं इसको पानी में डाल के आयोनाइज करूंगी तो मुझे मिलेगा 2 Na प्लस के आयंस, साथ ही में मिलेंगे SO4 2 माइनस के आयंस, ठीक है। SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होता है, एक सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, तो इस प्रकार से टूट जाते हैं। अब जो भी आपको रिएक्शंस में लिखती रहूंगी, अब आप देखना कि केमिस्ट्री में मैं इतनी सारी रिएक्शंस दिखूंगी, आपको लगेगा कि मैम आप कहीं पे प्लस लगा रहे हो, कहीं पे -2 लगा रहे हो, ऐसे कैसे लगा रहे हो। तो कईयों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमेशा फिक्स्ड रहती है। जैसे सल्फेट कभी भी आएगा, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होती है, समझ आ रही है, -2 होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2 सोडियम प्लस लगेंगे, तो ये इस प्रकार से टूट जाएगा। अब इसका एन फैक्टर आपसे पूछा गया, एन फैक्टर कैसे निकालोगे आप। एन फैक्टर मैंने क्या बोला, जब ये कोई सॉल्ट है, ना ही ये H प्लस दे रहा है ना ही OH माइनस दे रहा है, तो मतलब ये सॉल्ट हो गया। तो इसका एन फैक्टर या तो टोटल पॉजिटिव आयन ले लो या फिर टोटल नेगेटिव आयन ले लो, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव आयंस दूंगी तो दोनों का एन फैक्टर मेरा 2 ही आएगा। 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 ही नेगेटिव चार्ज, दिखाई दे रहे, 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्जेस है, तो कोई एक ले लो तो मतलब 2 इसका एन फैक्टर हो गया है। तो चार्जेस इसमें चार्जेस की इक्वल होता है एन फैक्टर, आयंस के नहीं, चार्जेस के। 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्जेस के इक्वल होता है किसी भी एक के। समझ आया। अभी तक किस किस के एन फैक्टर की बात करी, सिर्फ एलिमेंट दे रखा है एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, उसकी वैलेंसी जो मैंने आपको बताई पीरियोडिक टेबल देख के। एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, जो जितने H प्लस देगा वो उसका एन फैक्टर, जैसे HCl का 1, H2SO4 2 H प्लस देगा तो उसका एन फैक्टर 2। साथ ही में बेस का एन फैक्टर क्या होगा, जो जितने OH नेगेटिव आयंस देगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 एन फैक्टर, NaOH का 1 एन फैक्टर। सिमिलरली अगर मेरे पास सॉल्ट दे रखा है तो उसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगी कि कितने चार्ज है उस पे, इस पे 2 पॉजिटिव या फिर 2 नेगेटिव, उसमें से कोई एक उठा लो, वो उसका एन फैक्टर हो गया। समझ गए। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब एक पूरी अच्छी टेबल है आपके पास, ये बहुत काम आएगी, आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं। ये आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि आयन दे दिया, आयन का एन फैक्टर क्या होगा, आयन क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको, अच्छा पहले एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बिलोंग करता है, जैसे कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया, कहाँ पे है एल्यूमिनियम, ग्रुप 13 में, दिखाई दे रहा है, ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 13 में है, मतलब इसकी वैलेंसी 3 हो गई, तो वही यहाँ पे आएगा कि एन फैक्टर एल्यूमिनियम का हो गया 3। सिमिलरली कोई आयन दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको Na प्लस आयन दे दिया, तो इसका एन फैक्टर होता है जितना भी इस पे चार्ज है, चार्ज 1 है तो एन फैक्टर 1 हो गया। तो सिमिलरली अगर आपको Mg2 प्लस दे रखा है तो इस पे चार्ज कितना है 2, तो इसका एन फैक्टर भी हो गया 2। इजी सी बात है। अगर कोई एसिड है तो मैंने बताया था क्या होता है कि जितने भी रिप्लेसेबल H प्लस आयंस है वो इसका एन फैक्टर है। बेस है तो जितने भी OH नेगेटिव, जैसे NaOH में 1 OH नेगेटिव रिप्लेसेबल, इसमें 2 OH नेगेटिव है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो इसका 2 एन फैक्टर हो गया। कोई सॉल्ट है तो हमने देखा था कि उसमें क्या होता है, जितना भी चार्ज, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है K2SO4, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, आपको दे रखा है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस,
और साथ ही में डॉट 24 H2O दे रखा है। तो हम वाटर का कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते H प्लस OH माइनस, क्योंकि वो इक्वल ही होते हैं, तो ये नहीं कैलकुलेट करते। हम केवल सॉल्ट का करेंगे। तो सॉल्ट में देखो कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2 K प्लस आयन्स है, साथ ही में सल्फेट के SO4 2 माइनस आयन है। नेक्स्ट सॉल्ट को देखो क्या है, एल्यूमिनियम के 2 3 प्लस आयन्स है कि नहीं, 2 3 प्लस आयन है एल्यूमिनियम के, और साथ ही में सल्फेट है मेरे पास SO4 2 माइनस आयन्स है कि नहीं। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करो कि आपके पास, और सल्फेट भी 3 है, 3 सल्फेट के 2 माइनस आयन्स दिखाई दे रहे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज पहले कैलकुलेट करें, तो पॉजिटिव देखो 2 K प्लस 2 into 3 इज व्हाट 6, 6 प्लस 2 इज 8 पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं आपको। एल्यूमिनियम के 2 आयन्स तो, और एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज, तो हो गया 2 into 3 is 6, तो 6 प्लस 2 इज 8 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखो सल्फेट का यहाँ 2 माइनस आयन, और यहाँ पे 3 सल्फेट है, तो 3 into 2 is 6, 6 प्लस 2 is 8, और 8 ही नेगेटिव चार्जेस हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। आया 8 ही पॉजिटिव 8 ही नेगेटिव, तो इसका हमारा एन फैक्टर कितना हो गया, 8 हो गया। वेरी सिंपल, 8 मेरा एन फैक्टर हो गया। ये चीज समझ आई, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा एन फैक्टर निकालने के लिए। चलूँ मैं आगे, मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आया समझ, जल्दी से बताइए मुझे, एवरीबॉडी गॉट इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने ये पीरियोडिक टेबल तो डिस्कस कर ही लिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन, आंसर दिस, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ NaCl। NaCl का एन फैक्टर क्या होगा, NaCl क्या है, एक सॉल्ट है जो कि टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, राइट, इस प्रकार से टूट जाएगा। हाँ जी, ओके ठीक है, तो अब मुझे इसका एन फैक्टर बताओ। आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, न्यू स्टूडेंट, टेल मी द आंसर टू दिस, टेल मी द आंसर टू दिस, जल्दी से। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, एन फैक्टर ऑफ NaCl निकालना है केवल। क्या होगा एन फैक्टर, क्या था, जितने पॉजिटिव या जितने नेगेटिव चार्ज होंगे, राइट, ये सॉल्ट है, कितना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, 1, कितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, 1, तो क्या हो गया एन फैक्टर, केवल एक ही देखना है, एक पॉजिटिव चार्ज या फिर एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर करो, तो इसका आंसर हो गया A। हो गया कि नहीं हुआ, वन वैभव पांडे, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है आपके पास, अब मैं और चीजें आपको सिखाती हूँ, एन फैक्टर एसिड्स के कैसे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो ये जो एसिड्स है बच्चा, अब देखो ये कैसे एसिड है, ये ऑक्सी एसिड है, दिखाई दे रहे, मैंने क्या बोला था, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होंगे उनको मैं बोलती हूँ ऑक्सी एसिड, और साथ में फास्फोरस है, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये है आपका ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, सिमिलरली ये नीचे देखो, ये भी है आपका ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, और यहाँ पे Ne3PO4 है। ये कैसे है मैं एक एक करके बताती हूँ। तो ये जब भी आपको कैलकुलेट करने हैं ना, तो इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या फिर ये रिएक्शन में कैसे यूज हो रहे हैं वो, क्या मैं बोल रही हूँ एक एक करके बताती हूँ। H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैं एक बहुत बढ़िया चीज दिखा रही हूँ आपको, कैसे स्ट्रक्चर बनाने फास्फोरस के एसिड्स के। तो एक मैंने P लिख दिया बीच में, एसिड है फास्फोरस का, तो P लिखा बीच में,
उसके साथ मुझे हर बार लगानी है एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लगानी ही लगानी है, कंपल्सरी है, लगा दी। उसके बाद जितनी भी ऑक्सीजन बच गई उसको सिंगल बॉन्ड से लगा दिया मैंने, लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन बची, एक ऑक्सीजन यूज करने के बाद यहाँ H3PO2 दे रखा है और तो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ लग गई और बाकी 2 हाइड्रोजन मैंने इस प्रकार लगा दी, लगा दी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो बेसिसिटी होती है ऑक्सी एसिड की, मतलब कि जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कौन से होते हैं, सिर्फ वो होते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ये दोनों हाइड्रोजन आप रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच नहीं है। अब ये आपको स्ट्रक्चर देख के नहीं पता चल रहा ना, स्ट्रक्चर देख के आप क्या बताओगे कि मैम इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं तो तीनों रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसकी जो एन फैक्टर है वो 3 हो गया। गलत, इसका स्ट्रक्चर देखो, केवल वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि केवल एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी है आपकी 1, राइट। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका Na3PO4। ये क्या है, ये भी सेम स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बीच में फॉस्फोरस लिखा, ठीक है, और ये क्या है PO4, दो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, 3 ऑक्सीजन बाकी है, तो एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Na3 का क्या मतलब है कि सारी हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच थी उनको मैंने अब किससे रिप्लेस कर दिया, सोडियम से। यहाँ पे भी सोडियम है, यहाँ पे भी सोडियम है, यहाँ पे भी सोडियम है, किससे रिप्लेस कर दिया, सोडियम से। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, अभी भी इसका एन फैक्टर 3 ही है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगाया, 3 सोडियम्स लगाई हैं, तो इसका एन फैक्टर अभी भी क्या है, 3 है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है जिनसे 3 सोडियम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास NaH2PO4, इसको कैसे बनाऊंगी, अभी भी PO4 है तो P डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर तो होगा ही, और ऑक्सीजन 3 और बच गई, दिस इज 1 ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन एंड तीसरी ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन लगा दी, जिसमें से NaH2PO4 है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है और 1 ऑक्सीजन से Na+ अटैच्ड है, इस प्रकार से। अब जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ जाए और इसका पूछा जाए कि अब इसमें क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किए सोडियम में, अब आपको पूछा है कि इसका एन फैक्टर कितना है, तो इसमें अब जितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना वही उसका एन फैक्टर होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा बच्चा 2 हाइड्रोजन है ना जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो इनको इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। एक तो स्ट्रक्चर देख के कर लिया, तो कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर देख के ही सारा आंसर नहीं आता, कई बार आपको इक्वेशन देख के आंसर निकालना होता है। जैसे कि मैं फिर से यही वाला इक्वेशन लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ NaH2PO4, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चलो मैं ये नहीं लिखती, यहां से स्टार्ट नहीं करती, 1 सेकेंड, मैं लिखती हूं 1 सेकेंड, यहां लिखती हूं मैं H3PO4 प्लस NaOH, इस प्रकार से लिखा मैंने, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने NaOH से। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने जैसे NaOH से रिएक्शन करवाई तो एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर लेगी ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NaH2PO4 प्लस H2O बन जाएगा। आपको समझ आया क्या हुआ, पहले मैंने लिया था H3PO4 वाला एसिड, उसको जब NaOH जो कि एक बेस है, ये क्या है, ये मेरा ऑक्सी एसिड था कि नहीं, ऑक्सी एसिड मतलब कि ये एसिड है, इसकी रिएक्शन जब मैंने बेस से करवाई, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, एसिड बेस क्या होता है, जो बेस वो होता है जो OH नेगेटिव देता है, एसिड इसमें वो है जो H+ देता है, राइट। एसिड बेस की रिएक्शन करवाती हूँ तो सॉल्ट बनता है, इस प्रकार का सॉल्ट बना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके सोडियम लग गया, NaH2PO4 लग गया। अब आपको पूछेगा कोई कि इसमें H3PO4 का एन फैक्टर क्या होगा,
तो जब ऐसा इक्वेशन में दे रखा है ना बच्चा, अब दिख रहा है आपको, सिंपल H3PO4 H2PO4 का एन फैक्टर नहीं है। अब एन फैक्टर पूछा है एक इक्वेशन देके जब पूछा जाए तो अलग हो जाते हैं एन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो कितनी हाइड्रोजन रिप्लेस करी है सोडियम ने, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करी दिखाई दे रही है, तो इसीलिए इसका एन फैक्टर यहाँ 1 होगा, क्योंकि ये इक्वेशन पे डिपेंड करे कितनी हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है, एक ही तो हुई है ना, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करके सोडियम आया है, तो एन फैक्टर यहाँ पे 1 ही रहने वाला है। समझ रहे हो ये चीज? तो ये इक्वेशन में अलग एन फैक्टर है, सिंपल एलिमेंट में अलग एन फैक्टर्स है, ठीक है। तो इक्वेशन में यूज करना भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, राइट नोट डाउन इन योर बुक्स, नोट डाउन इन योर नोटबुक्स दिस एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम आगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H2SO4? वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन, ये अभी हमने डिस्कस किया था, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, जल्दी से बताइए, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? करेक्ट 3 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, इट इज एक्चुअली 2, राइट। ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज एक्चुअली 2। बाकी बच्चे क्या करें, व्हाई यू नॉट आंसरिंग? वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर में, और देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी तक जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाई थी आपको, तब मैंने एक चीज पढ़ाई थी जो कि था मोलैरिटी, याद है सभी को? मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाई थी आपको, मोलैरिटी, जिसको मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था। मैंने बोला था मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोला था कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, बताई थी मैंने। ये होती है आपकी मोलैरिटी, बताया था इसके बारे में मैंने, राइट? मोलैरिटी बताई थी मैंने आपको, है ना? ठीक है, तो बच्चा ये जो मोलैरिटी होती है, ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर ये आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स याद नहीं है तो वेरी बैड न्यूज हो जानी चाहिए। अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सेंड किए हैं आपको, आप प्रैक्टिस करोगे जितने तो अपने आप आपके दिमाग में सारी टर्म्स बैठ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी एन फैक्टर की वैल्यू। अब आपको क्या कर रही हूँ, अब मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको, जिसका नाम है नॉर्मैलिटी, जिसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करती हूँ। It is defined as the number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution. It is represented by N. तो molarity के जैसा ही है बच्चा नॉर्मैलिटी, समझ आ रही है? कैसा है? बस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लेते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ अ सब्सटेंस। अब मैम ये क्या होते हैं, मैं बताती हूँ। तो ये तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया यहाँ पे, तो आपको इसकी जगह क्या लिखना है? आप इसकी जगह लिख सकते हो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू जो आपकी मोलैरिटी आएगी इनटू एन फैक्टर, जो भी वहाँ उसका एन फैक्टर होगा, समझ रहे हो? जो भी उस इक्वेशन का उस एलिमेंट का एन फैक्टर है, जो मैंने सिखाया कैसे वैलेंसी से कैलकुलेट करते हैं, बस इतना कर दो तो नॉर्मैलिटी निकल जाएगी। अब जितने एग्जांपल्स करोगे और आ जाएगा, बस ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है। नॉर्मैलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब इक्विवेलेंस क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस। तो इक्विवेलेंस होते क्या है? वो होते हैं जो भी आपका गिवन मास है अपॉन इक्विवेलेंट मास, या फिर एक और बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इक्विवेलेंस होते हैं कि पहले मोल्स निकाल लो, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी आपको फॉर्मूला याद रहेगा, जैसे मुझे तो ये नीचे वाला इजी लगता है, मोल्स निकाल लो, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी इक्विवेलेंस निकल जाएंगे। तो नॉर्मैलिटी क्या है? जो भी आपके इक्विवेलेंस आएंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है, तो ये अपॉन कर दोगे आप, क्या अपॉन कर दोगे? वॉल्यूम इन लीटर्स। ये होता है आपकी नॉर्मैलिटी। समझ आए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मैलिटी पे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो क्वेश्चन इज हियर। अब आपसे पूछा हुआ है नॉर्मैलिटी ऑफ 0.3 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। अब देखो आपको मोलैरिटी दी हुई है
और आपको पूछिए नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी पूछिए, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, अभी बताया था यही होती है नॉर्मेलिटी। आपको मोलारिटी गिवन है 0.3 मोलर गिवन है, इनटू एन फैक्टर कर देती हूँ, तो CaOH होल ट्वाइस का क्या एन फैक्टर होगा, ये बेस है, कितने OH नेगेटिव देता है, 2 OH नेगेटिव देगा तो एन फैक्टर हो गया 2, हुआ कि नहीं, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.6 आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं, तो नॉर्मेलिटी आ गई इसकी 0.6, A इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी इजी, चले आगे, इजी था। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपको दिया हुआ है 4.9। बेटा जब भी हम केमिस्ट्री करने बैठ रहे हैं तो आप सिर्फ मेरा वीडियो खोल के ना बैठो, अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखो। आई एम होपिंग कि सभी के पास नोटबुक और पेन हाथ में है। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है आप भी अटेम्प्ट कर रहे हो अपनी बुक्स में और देख रहे हो कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, आप कहाँ पे गलती हो रही है, आपने क्या नहीं सोचा था तो आपकी मैम ने आपको बताया, है ना। तो इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, सिर्फ खाली हाथ बैठना नहीं है, आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए। एकदम इसको क्लासरूम एजुकेशन की तरह देखो, जैसे कि कल ही मेरे एग्जाम है, ऐसे पढ़ना है आपको, कल ही एग्जाम है, उतने ही माइंड से, उतने ही फोकस से, उतना ही दिमाग लगा के पढ़ना है। ये सोचो कि इसी हफ्ते में मुझे ये पूरा चैप्टर जो मैडम ने करवा दिया, मुझे इसी हफ्ते में मेरा एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। कैसे होगा, अभी से जो आज करवा रही है एटलीस्ट वो तो मैं पेन और पेपर लेके तैयारी करूँ उसकी। क्वेश्चन देखो ऑन द स्क्रीन, आई होप अभी तक कॉपी आ जानी चाहिए, जिसके पास नहीं थी, और पेन आ जाना चाहिए हाथ में। अब है आपके पास 4.9 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। आपको निकालनी है नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो उसके लिए मैंने बोला पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होती है मोलारिटी। तो सॉल्यूट के मोल्स निकालूं, कितना है, सॉल्यूट है मेरा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसके मोल्स कैसे निकालूंगी, 4.9 ग्राम है मेरे पास, ठीक है, और CaOH होल ट्वाइस का मोलर मास होता है बच्चा 74 ग्राम्स। कितना होता है 74, यहाँ 74 लिख दिया, ठीक है, तो 74 लिख दिया, तो इससे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, आउच, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब मैं इसको यहाँ पुट कर देती हूँ मोलारिटी में, मोलारिटी क्या होगी, तो अब सीधे नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी होती है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, होता है कि नहीं। यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, क्योंकि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं तो इसका एन फैक्टर होता है 2, तो वही सब यहाँ पुट करना है। पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं, 4.9 डिवाइडेड बाय 74, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 200 ml, तो 0.2 लीटर्स कर दूं, 0.2 लीटर्स इनटू इट्स एन फैक्टर विच इज 2, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी आपकी 0.6 एंड 0.66 नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मेलिटी, और इसकी यूनिट होती है ऐसे नॉर्मल। अंडरस्टूड, इजी था, कुछ भी नहीं किया, सिंपल। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, वही हमने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH required to neutralize 10 milliliter of 0.1 N phosphenic acid। तो आपने किस किस का रिएक्शन कराया है, NaOH प्लस फॉस्फेनिक एसिड होता है बच्चा आपका H3PO2, क्या होता है H3PO2। इसका जब न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा, ये वही रिएक्शन है जो मैंने अभी बताया था, इसका न्यूट्रलाइजेशन करवाओगे तो होगा NaH2PO2, राइट, प्लस बन जाएगा आपका H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, इसका स्ट्रक्चर बना के देखूं, इसका स्ट्रक्चर H3PO2, P डबल बॉन्ड O OH एंड H3PO2, इस प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है यही रिप्लेस होता है और यहाँ इसकी जगह आ गया सोडियम, तो ये हो गया। अब इसका एन फैक्टर कितना है,
एन फैक्टर कितना H3PO2 का दिखाई दे रहा है, एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और इस इक्वेशन में भी एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होके सोडियम आया है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हो गए क्योंकि एक हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस किया। तो एन फैक्टर हो गया यहाँ पे 1, हुआ कि नहीं हुआ, एन फैक्टर 1 हो गया। अब इसी से हमें कैलकुलेशन करनी है। अब आपको क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, विच इज N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। अब N1V1 करते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH कितनी है, 0.1 नॉर्मल, और इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैं V1 लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू दूसरा कितना नॉर्मल है, 10 मिलीलीटर इंटू 0.1 नॉर्मल, राइट। तो इससे आप कैलकुलेट करोगे तो 0.1 से 0.1 कट गया तो V1 का आंसर भी कितना आएगा, 10 मिलीलीटर आएगा। सिंपल सी बात है। तो 10 मिलीलीटर ये आपको चाहिए तो 10 मिलीलीटर आंसर आ गया। इजी इजी। N1V1 इज इक्वल टू N2V2 किया है मैंने। सबसे पहले क्या किया, ये देखा, इक्वेशन लिखी, NaOH और H3PO2, फॉस्फेनिक एसिड होता है H3PO2। ये अभी एसिड्स के नाम आपको नहीं पता होंगे, नीदर डू आई एक्सपेक्ट, बट आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो काफी एसिड्स के नाम याद हो जाएंगे। ये एसिड्स आप सीखते हैं 12th क्लास के चैप्टर में, ठीक है। सभी के नाम सिखाऊंगी, मुश्किल नहीं होते, पर अभी नहीं पता होंगे तो आप अपनी मैम को देख लो। ये इसका फॉर्मूला है H3PO2, ठीक है। NaOH में H3PO2 कराऊंगी तो एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, उसको सोडियम रिप्लेस करेगा तो एन फैक्टर हो गया 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है तो 1 एन फैक्टर हो गया। सिमिलरली एन फैक्टर निकल के आया, तो अब एन फैक्टर का क्या करना है, कोई काम ही नहीं। जब एन फैक्टर 1 है तो कहीं पे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, है ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए सिंपली V1 की वैल्यू हो जाएगी 10 मिलीलीटर्स, ठीक है। चलिए आगे चलिए। द नॉर्मेलिटी ऑफ 500 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द नॉर्मेलिटी ऑफ 500 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच कंटेन्स इतने हाइड्रोक्साइड आयंस इज, बताइए जल्दी से। अब यहाँ पे आपको दे रखी है कि हाइड्रोक्साइड आयंस उसके पास कितने हैं, तो OH नेगेटिव आयंस की मात्रा दे रखी है आपको 9.033 इंटू 10⁻22 आयंस, इतने आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस है। अब एक चीज देखो, अगर ये मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब मैं तोड़ूंगी, ये 1 मोल से तोड़ूंगी तो मुझे 1 मोल तो कैल्शियम 2+ मिलेगा, प्लस मुझे 2 मोल्स OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। दिखाई दे रहा है, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मुझे 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयंस मिल रहे हैं। समझ आई ये चीज। अब देखो, अगर नंबर ऑफ आयन से आपको निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी 9.033 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। साथ ही में मैं क्या करूंगी, अब देखो हाइड्रोक्साइड आयंस की मात्रा ज्यादा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका आधा ही है, तो इसमें क्या कर दूंगी, डिवाइडेड बाय 2 भी कर दूंगी। तो इससे जो भी मेरे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। तो इससे मेरे कुछ 0.075 मोल्स के अराउंड आंसर आएगा, ठीक है। आई गेस इतने मोल्स आएंगे, इतने मोल्स आ गए मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। समझ आए कैसे, जब भी मुझे नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं डिवाइड करती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 से। पर मुझे इस इक्वेशन से मैम पता चल रहा है कि जितने मेरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं उससे डबल हाइड्रोक्साइड आयंस निकल रहे हैं। तो मतलब अगर ये हाइड्रोक्साइड आयंस का नंबर है तो इसके आधे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स होंगे, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 करा है मैंने, किया है ना, ये डिवाइड ही तो किया है 2 से, ठीक है। तो इतने मोल्स आ गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले मैं मोलारिटी निकाल लेती हूँ। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, होता है कि नहीं। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं,
0.075, राइट। और इसका वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का आपको दे रखा है 500 मिलीलीटर, मतलब 0.5 लीटर्स दे रखा है। तो इससे आपकी मोलारिटी आ गई है ना। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, होती है कि नहीं? होती है। तो मोलारिटी जो भी आई आपकी 0.075 अपॉन 0.5 इंटू एन फैक्टर कितना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 एन फैक्टर। तो इससे आपका आंसर नॉर्मेलिटी का बच्चा कितना आ जाएगा? इससे आपका नॉर्मेलिटी का आंसर आ जाएगा 0.6 मोलर, 3/10 नॉर्मल, इतना आएगा। इससे आएगा 0.3 नॉर्मल, आंसर आ जाएगा विच इज 3/10 नॉर्मल। आया ये चीज समझ? आई ये चीज समझ? बेटा इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है पर है नहीं। मुझे ये पता है कि मुझे क्या दे रखी है कि क्या हाइड्रोक्साइड आयंस की मात्रा दे रखी है। तो मुझे ये पता चला इस इक्वेशन से कि मेरे जितने हाइड्रोक्साइड आयंस है ना उससे आधे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं। दिखाई दे रहा है कि एक मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 1 मोल कैल्शियम 2+ आयन और 2 मोल OH नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं, उससे डबल निकल रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उसके आधे आयंस हो जाएंगे। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। मोल्स निकालने के बाद मैंने मोलारिटी निकाल ली। मोलारिटी से मुझे नॉर्मेलिटी आती है निकालनी, तो ये मेरी नॉर्मेलिटी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। कोई मुझसे डाउट नहीं पूछ रहा है तो आई गेस मैं आगे चलती हूँ, वरना मैं रुकी हुई हूँ। पूछ लीजिए आप मेरे से डाउट्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 90 was neutralized by 20 milliliter of 0.54 N caustic potash. The basicity of acid is very अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन से क्या समझे आप? देखो आपको क्या दे रखा है कि आपके पास एक एसिड है जिसका आपने 0.45 ग्राम लिया है और वो एसिड कौन सा है ये नहीं बताया, बट उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको 90 ग्राम्स। ठीक है, उसको आपने न्यूट्रलाइज कराया है 20 मिलीलीटर ऑफ 0.454 नॉर्मल कॉस्टिक पोटाश विच इज KOH से। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड इज, तो आपको न्यूट्रलाइजेशन तो पता होगा ना। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि जब मैं HCl और NaOH का रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरा बनता है NaCl प्लस H2O। इसको मैं बोलती हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलती हूँ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें एक सॉल्ट बनता है साथ ही में एक वाटर बनता है। ये एसिड और बेस की रिएक्शन होती है जिसमें एक सॉल्ट बनता है, एक एसिड बनता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, एसिड बेस का सॉल्ट बन गया और साथ में वाटर बनता है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपने ऐसे ही एसिड बेस मिलाया तो ये बोल रहा है कि इतने एसिड को पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज, मतलब वो उस सोल्यूशन का pH कितना होगा? अब न्यूट्रल होगा, pH 7 के अराउंड हो जाएगा। तो ऐसा आप न्यूट्रलाइज करोगे तो ऐसा उस एसिड की बेसिसिटी क्या है? ठीक है, तो इसको एक बहुत अच्छा फंडा है कैलकुलेट करने का विच इज इक्विवैलेंस ऑफ जो भी आपका एसिड है इक्वल टू इक्विवैलेंस ऑफ बेस। याद रखना क्या है? जब भी आपको न्यूट्रलाइज कब होता है? न्यूट्रलाइज उस पोजीशन पे होता है जब आपके एसिड के इक्विवेलेंट इक्वल हो जाते हैं बेस के इक्विवेलेंस से। इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस मैंने अभी बताया था आपको। इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर से। मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और आपका न्यूट्रलाइजेशन इस पॉइंट पे होता है। ये क्या है आपका? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? जब आपके एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल हो जाते हैं बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, अब एसिड के इक्विवेलेंट कितने होंगे? मोल्स ऑफ एसिड मुझे दे रखा है, मोल कितना होगा? 0.45 ग्राम है और उसका मॉलिक्यूलर वेट 90 है, तो मोल्स ऑफ एसिड हो गए।
into its n factor, right, which is equals to equivalence of base. base कितना है? बेस का इक्विवेलेंट मोल्स निकालने पड़ेंगे. जब आपको नॉर्मेलिटी और मिलीलीटर दे रखा है तो मैं मोल्स निकाल लेती हूँ. नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, अपॉन, अगर यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी नहीं लिख के इक्विवेलेंस लिख लेती हूँ, क्या होता है? इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन योर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट. तो आप इक्विवेलेंस निकाल सकते हो. इससे कैसे निकालोगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से. तो वही मुझे यहाँ करना है. कर दूं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. नॉर्मेलिटी है 0.54 नॉर्मल इनटू इक्विवेलेंस है 20 मिलीलीटर को 0.02 लीटर कर देती हूँ. कर दूं तो इस प्रकार से मैं निकाल सकती हूँ इनटू इट्स एन फैक्टर. एन फैक्टर KOH का कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? KOH का एक ही OH माइनस देगा. तो इससे आप एन फैक्टर जब कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2 आंसर आएगा. तो फिर जो हमारा एसिड है उसकी बेसिसिटी है 2. आंसर आ गया 2. ठीक है, आइए चीज समझ आया ये क्वेश्चन सभी को समझ कि नहीं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि सभी को ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझ आया? सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया? ओके ओके आदित्य. न्यू स्टूडेंट, आई नीड योर आंसर. आप मेरी क्लास में नए हैं, आपको बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है, आपके लिए सब कुछ नया है. आप मुझे बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? एक बार और बता दूं? ठीक है, एक और बार बता देती हूँ. देखो ये चीज न्यूट्रलाइजेशन तो समझ आई आपको. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है एक और बार मैं बता तो रही हूँ, पर एक बात आप समझिए. आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, करेक्ट. तो एक और बार मैं बता तो रही हूँ, बट आप उसी के साथ मेरी एक और बात समझिए कि एक सेकेंड रुकना, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है जिसमें मैं चार्ज देख रही हूँ. लेट मी गेट द चार्जर. एक सेकेंड रुकना. जब तक आप ये क्वेश्चन दोबारा से देखो, है ना, मैं एक सेकेंड में आती हूँ और मुझे बताइए कि किस चीज में डाउट है. एक और बार देखो, एक बार कॉपी पेन पे सॉल्व करके देखो, फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगा. मैं आती हूँ. ओके, लेट अस बिगिन. आई एम बैक. देखिए इसमें क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस से. ठीक है, मतलब सारा का सारा एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना लेते हैं. अब जो सोल्यूशन मिलेगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक, उसका पीएच हो जाता है न्यूट्रल. इसलिए उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की. सारा एसिड बेस ने न्यूट्रलाइज किया, सारा बेस को एसिड ने न्यूट्रलाइज कर लिया. समझ गए? अब आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास कोई एसिड है, उसका आपको बता रखा है वो इतने ग्राम एसिड है,
उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है आपको, ठीक है। उसको आपने न्यूट्रलाइज कराया, उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाया आपने एक बेस से जो कि KOH है, उसका आपको वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दे रखी है। तो अब मैंने क्या बोला कि जब भी आपका पूरा का पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तब आप एक फंडा यूज कर सकते हो, विच इज योर इक्विवेलेंस का फंडा। इक्विवेलेंस का फंडा ये है कि जब पूरा न्यूट्रलाइजेशन होता है तभी ये यूज होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन उस पॉइंट पे होता है जब आपके इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल होते हैं इक्विवेलेंस ऑफ बेस पे, समझ आया? उसी पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन होता है जब इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल होते हैं इक्विवेलेंस ऑफ बेस के। अब इक्विवेलेंट क्या बला है, अभी बताई थी। इक्विवेलेंस होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट। आगे समझ। अब आपको एसिड का इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड लिखा इनटू इट्स एन फैक्टर, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे नहीं पता। वही तो पूछा ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड निकालना है। बेसिसिटी ऑफ एसिड इज द n factor of acid, right? तो into n factor is equal to equivalence of base, ठीक है। बेस के कितने इक्विवेलेंस होंगे? बेस का आपको क्या दे रखा है? मैंने आपको बोला नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो नॉर्मेलिटी से आप इक्विवेलेंस निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो इससे इक्विवेलेंस आ जाएंगे। कैसे आएंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, दिस इज द नॉर्मेलिटी, दिस इज द वॉल्यूम, तो इससे एन फैक्टर आ गया 2। अब देखो ये जो सारी चीजें ना, एक और चीज समझ जाओ, मोल कंसेप्ट में सारी चीजें नहीं है, सारी चीजें इक्वेशन भी है, बैलेंस भी करना है, नई टर्म भी सीखनी है, इक्विवेलेंस भी सीखने हैं, फिर उसको यूज करना है एक पूरे के पूरे रिएक्शन में, एक पूरे के पूरे न्यूमेरिकल में। मुझे पता है ये बहुत सारी चीजें एक साथ ग्रास्प करनी, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आपको चीजें आएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना सारा तो मुझे एक साथ दिमाग में जा ही नहीं रहा है, नहीं जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। दिस शोज कि अभी तक ये 5th लेक्चर है, 5th लेक्चर में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों दिए हैं? सो दैट यू प्रैक्टिस, राइट। तो अब मेरी एक और बात सुनिए कि अगर यहाँ पे क्या करना है, हर लेक्चर के बाद, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग ही है आपकी, बहुत बच्चों की अभी स्टार्टिंग ही है, धीरे धीरे शुरुआत से स्टार्टिंग करो। टेक योर टाइम, टेक योर ओन टाइम, अपने समय से तैयारी करो, किसी और को देख के तैयारी नहीं करनी है। पहली बात, आपको जितना समय लग रहा है दो। शुरुआत के चैप्टर्स में बहुत समय लगेगा, हर चीज नहीं है, हर चीज को शुरुआत से ABCD से पढ़ना है। ये सोचो, ABCD से पूरा सेंटेंस बनाना, वर्ड बनाने तक सीख के जाना है, तो मुश्किल है मुझे पता है, बट ये जो अभी 1.5 घंटे की क्लास है, क्लास होने के बाद कुछ मत करो। मतलब अगर आप सिर्फ जो चीजें मैंने क्लास में बताई हैं वो जाके भी प्रैक्टिस करोगे, फिर दोबारा से क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिख के अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आया तो फिर इसका दोबारा से आंसर देखो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, फिर दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट इज हाउ कि आपको जितनी बार सॉल्व करोगे ना ये सेम क्वेश्चन, उतनी बार नई चीजें डिस्कवर होंगी। मजाक नहीं कर रही। आप करो एक बार, दूसरी बार करोगे कुछ नया पता चलेगा, तीसरी बार कुछ नया, आप कर वही रहे हो, बट आपका दिमाग अब क्या कर रहा है, उन उलझनों को खोलेगा धीरे धीरे। अच्छा ये ऐसे हुआ था, अच्छा ये ऐसे हुआ था, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। दिस चैप्टर डिमांड्स प्रैक्टिस, या आपकी मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें मेरे को बताने का कुछ नहीं, तो मैथ्स है ना, मैंने तो दो चीजें बता दी, बाकी तो मैथ्स करी है। मैंने क्या किया? मैथ्स करी है, ठीक है। तो मैथ्स इज अ मेंटल एक्सरसाइज, है ना। तो मैम के साथ साथ आपको अपनी कॉपी पेन में करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज मैंने अभी बताया 2 दिन बाद भूल जाओगे, 2 दिन भी बहुत ज्यादा बता दिए, परसों क्लास होगी उसमें भूल जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब हम नया टॉपिक कर रहे हैं विच इज इक्विवेलेंट वेट। तो अभी तो हमने इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ा। इक्विवेलेंस क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। उससे पहले एन फैक्टर पढ़ा क्या होता है, फिर इक्विवेलेंस पढ़ा, फिर नॉर्मेलिटी भी पढ़ा। अब हम इक्विवेलेंट वेट पढ़ने वाले। बहुत जगह इक्विवेलेंट वेट यूज होगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चा? हम किसी के तुलना में वेट मेजर करते हैं। जैसे कि देखो, the mass of a particular substance that can combine with or displace 1 gram of hydrogen, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, that can displace 1 gram of hydrogen
और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 108 ग्राम ऑफ Ag। अब एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन की वैलेंसी हम एक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट लिख रही हूँ, वो 1 होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना था, 16 ग्राम था कि नहीं, पर उसका इक्विवेलेंट वेट यहाँ 8 ग्राम लिखा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ है 8 ग्राम। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम का क्या मतलब है कि जब 16 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो आता है मेरा 8 ग्राम, आता है कि नहीं, जो कि है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने क्या बोला था कि जो ऑक्सीजन है आपकी, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है उसको जब आप उसकी वैलेंसी से डिवाइड करोगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो भी उसका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट है अपॉन, या एटॉमिक वेट की जगह बेटर टर्म में यहाँ पे मोलर वेट यूज करूंगी, जो भी उसका मोलर मास है, क्या है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी या फिर एन फैक्टर, एन फैक्टर, ठीक है, वो होता है उसका इक्विवेलेंट वेट। आया समझ? सिमिलरली नेक्स्ट दिया हुआ है क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और इसका इक्विवेलेंट वेट भी क्या है, 35.5, क्योंकि क्लोरीन का एन फैक्टर यानी कि वैलेंसी कितनी है, 1, तो डिवाइडेड बाय 1 ही होगा। सिमिलरली Ag का दिया हुआ है, Ag की भी वैलेंसी 1 लेते हैं हम, इसीलिए उसका इक्विवेलेंट वेट भी 108 है। तो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट सारे एटम्स के दिए हुए, आपको पता है ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमेशा कितना होने वाला है, 8 ग्राम होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर या फिर उसका वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट आ गया आपको, ठीक है। अब सिमिलरली आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट इन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि ये वाली लाइन पढ़ो, that weight of an element that combines with 8 ग्राम of oxygen is called the equivalent weight। समझ आया कि जो भी, अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, तो अब मुझसे पूछा है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो वो मैं कैसे बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी कि ऑक्सीजन के कितने इक्विवेलेंट वेट से कंबाइन करता है, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। दैट वेट ऑफ एन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इज इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। सिमिलरली फॉर क्लोरीन एंड सिल्वर, सिमिलरली द वेट ऑफ एन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट वेट। जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होता है वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आप देखो एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, ठीक है। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम कंबाइन करता है 3 ग्राम हाइड्रोजन से, दिखाई दे रहा है AlH3 में 3 ग्राम हाइड्रोजन है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 27 ग्राम एल्यूमिनियम 3 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रही है। तो अगर इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का पूछेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से केवल 9 ग्राम एल्यूमिनियम कंबाइन करेगी, तो 9 ग्राम हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो 9 ग्राम हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। आइए चीज समझ, तो जितना 1 ग्राम, जितना मेटल 1 ग्राम से कंबाइन करे, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट, या फिर जो एलिमेंट 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट, या फिर जो एलिमेंट 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये कुछ हम ना क्या बना लिए हमने, इनके अकॉर्डिंग हम सभी के इक्विवेलेंट वेट्स कैलकुलेट करते हैं। आइए चीज समझ, ठीक है। मैं दोबारा से वाले एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या दिया था, एग्जाम्पल लिया था AlH3 का, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड में मुझे क्या पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है मैम 27
और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हो गई 3 ग्राम हाइड्रोजन। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि मैम 27 ग्राम एल्यूमिनियम एक्चुअली कंबाइन कर रहा है 3 ग्राम हाइड्रोजन से। तो मैम 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम एल्यूमिनियम कंबाइन करेगा, जल्दी से बताओ कितने ग्राम करेगा? 27 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 9 ग्राम एल्यूमिनियम से कंबाइन करेगा। ये सिंपल सी बात है। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम का क्या हो गया? ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट। आइए चीज समझ, आइए चीज समझ सभी को। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। क्या ये सभी को समझ आया जो मैं बता रही हूँ? सभी को आया समझ? एवरीबॉडी ठीक है? मैं आगे बढ़ रही हूँ, फिर आई एम मूविंग फॉरवर्ड। चलो नेक्स्ट है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा। एक आपके पास ऑक्साइड है ऑफ मेटल M which contains oxygen 40% by weight, find the equivalent weight of the metal। ठीक है, आपके पास क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है, मैंने बना दी मेटल ऑक्साइड। अब आपको क्या बोल रहा है कि इसमें जो ऑक्सीजन है उस वो है 40% बाय वेट, मतलब कि 40 ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास। 40% का क्या मतलब हो गया कि अगर पूरी मेटल ऑक्साइड मेरे पास 100% है, क्या है? 100% मेटल ऑक्साइड है, तो उसमें मेरे पास 40% ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली बात है 60% मेटल होगा। और परसेंट होता है तो हम आउट ऑफ 100 ले लेते हैं, मैंने हमेशा बोला है। तो अगर 40 ग्राम ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली 60 ग्राम, क्योंकि 60 प्लस 40 इज 100, 60 ग्राम मेटल होगा। अब आपको बोल रहा है कि आपको इक्विवेलेंट वेट मेटल का फाइंड आउट करना है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है मुझे कि मैम 40 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करता है 60 ग्राम मेटल से। ये पता चल रहा है 40 ग्राम ऑक्सीजन 60 ग्राम मेटल से कंबाइन करता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो 1 ग्राम ऑक्सीजन किससे करेगा? 1 ग्राम ऑक्सीजन करेगा 60/40 ग्राम मेटल से करेगा। बट आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 8 ग्राम ऑक्सीजन किससे करेगा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8 ग्राम। अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और उसकी वैलेंसी है 2, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8 ग्राम उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो आप देखो 40 ग्राम ऑक्सीजन 60 ग्राम मेटल से कंबाइन कर रही है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने बार से कंबाइन करेगी? 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 8 ग्राम मेटल से कंबाइन करेगी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब यही इक्विवेलेंट वेट क्यों हुआ ये मेटल का? क्योंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है वो हमेशा मेटल के इक्विवेलेंट वेट से ही क्या करेगा? मिलेगा। इसीलिए हमने निकाला 40 ग्राम अगर इससे करता है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट मेटल वेट ऑफ मेटल से कंबाइन करेगा। तो जब 12 ग्राम आंसर आया तो वही मेरे मेटल का क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट हो गया। समझ आया? तो 40 ग्राम ऑक्सीजन 60 से करता है तो 8 ग्राम करेगा 12 ग्राम से, जो उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। आइए चीज समझ, ठीक है? इससे इजीली नहीं बता सकती। ये जो यूनिटरी मेथड मैंने पूरे आपके मोल कंसेप्ट में यूज किया है, ये इतना मैं सच बता रही हूँ सारा सरदर्द मिटा देता है ये। इसके बाद आपको कभी भी कोई एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मोल कंसेप्ट में कोई फॉर्मूलाज थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल मैथ्स होती है, उसके फॉर्मूले बना दिए। ये अगर मैथ्स आती है ना कि 40 ग्राम 60 ग्राम से कर रहा है तो 8 ग्राम कितने से करेगा, ये बेसिक यूनिटरी मैथ्स होती है जो आपको 8th 9th 10th में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल मैथ्स से आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर वो नहीं आती तो मैंने इतनी बार करी है यूनिटरी मैथ्स कि आपको अब आ जानी चाहिए, और आनी चाहिए। नहीं आएगी तो ये चैप्टर गया, ये चैप्टर हाथ से गया आपके। इतना ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है,
इतना बहुत स्कोरिंग सिंपल मैथ्स आती है आपके एग्जाम्स में, सिंपल बेसिक मैथ्स, इससे कभी कोई टिपिकल क्वेश्चन आया ही नहीं है। फिर भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि ये चैप्टर उनका स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता। मोल कंसेप्ट तो आता ही नहीं है, होता ही नहीं है, हिलता ही नहीं। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करी। दिस इज द चैप्टर वो जो बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस, टाइम, एफर्ट सब डिमांड करता है। ये वो चैप्टर है जिसके जितने क्वेश्चंस करो उतने कम है, क्योंकि अभी आपका दिमाग अनडेवलप्ड है। सच बता रही हूँ कि व्हेन यू ग्रो अप यू विल रियलाइज कि यार मुझे ये क्यों नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेट में आपका ब्रेन है। मैं भी क्या करती हूँ, इसीलिए टीचर्स क्या करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ाते। अभी तक मैंने 2 चीजें पढ़ाई हैं, एंड फैक्टर पढ़ाया है, नॉर्मेलिटी पढ़ाई है, इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे। तीसरी चीज इन लाइक सो मच टाइम, जो कि इतनी इजी चीज है क्योंकि एक एक बात रिपीट कर करके आपके ब्रेन में हमें डालनी पड़ती है। ठीक है, सो यू ऑल्सो हैव टू कोऑपरेट। अभी से इसकी अहमियत समझ जाइए कि इसमें कितना ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इस चैप्टर को बहुत मेहनत मांगेंगे शुरुआत के चैप्टर्स, पर जैसे ही फिर आप 12th में आएंगे तो 11th में अगर मेहनत कर ली केमिस्ट्री में तो 12th इतनी इजी है। हर चैप्टर आपको लगेगा कि ये तो 11th में करके आए थे। हाँ है ऐसा चैप्टर्स, ऐसे ही चैप्टर्स है, रिपीट हो रही हैं चीजें, कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगे और आपकी 12th मक्खन की तरह निकल जाएगी। बट 11th में मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप तो 9th 10th देख के आए हैं, 9th में आपको दिखा होगा कि 9th कितनी डिफिकल्ट थी और 10th उससे इजी थी। ठीक है नहीं, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट 11th बहुत डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि हर चीज नई है, हर कॉन्सेप्ट नया है, सब में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। राइट तो आप ये समझो ये वही आपकी जो 9th क्लास आपको डिफिकल्ट लगी थी ना, ये उससे कम से कम 30-40 मतलब 100 टाइम्स ही मान लो, ये तो बहुत कम बता रही, 100 टाइम्स मोर डिफिकल्ट है। आई एम नॉट किडिंग है। ठीक है चलो नेक्स्ट, मतलब एज सच डिफिकल्ट नहीं है, पर बिकॉज आपका पहला बार आप हर चीज कर रहे हो तो आपको हर चीज शुरुआत से करनी है, हर चीज पे मेहनत करनी है, छोटी छोटी चीजों पे, तो इसीलिए वो डिफिकल्ट है, सिर्फ इसीलिए। डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगी। चलो नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट। अगर आपका कोई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, HCl प्लस NaOH NaCl और H2O बना, हो रहा है ये न्यूट्रलाइजेशन। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बच्चा, इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज, HCl क्या देगा, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज देगा कि नहीं, वो कंबाइन हो रहा है 1 मोल नेगेटिव चार्ज से, विच इज OH नेगेटिव। ठीक है, या फिर 1 मोल पॉजिटिव चार्ज Na प्लस का कंबाइन हो रहा है 1 मोल नेगेटिव चार्ज Cl माइनस से, हो रहा है। तो ये है बच्चा इसका क्या, देखो पढ़ो, taking the example of an acid base neutralization reaction to understand this concept. When acid base react with each other, water and salt are formed. इसको हम बोलते हैं acid base neutralization. अब क्या है, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज हमेशा कंबाइन होता है 1 मोल नेगेटिव चार्ज से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिखाई दे रहा है। फिर in an acid base reaction the mass of an acid which gives 1 mole of H plus combines with the mass of a base which gives 1 mole of OH minus, तो वो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, यही इसमें बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे H प्लस और NaOH में क्या हो रहा है कि 1 मोल पॉजिटिव चार्ज 1 मोल नेगेटिव चार्ज से कंबाइन कर रहा है, ये तो हमें पता ही लग रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये बताया था इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला था, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इट्स एन फैक्टर विच इज 8, तो 8 हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। हुआ कि नहीं, दिस इज अच्छे से लिख देती हूँ, इक्विवेलेंट वेट हो गया किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितने हैं, नंबर, अब देखो ये तो था इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अलग होते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होते हैं, मास ऑफ स्पीशीज अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट स्पीशीज। बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए पर मेरा फेवरेट तो ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। बाकी आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट मेरी माने तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने हैं तो मोल्स इनटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलर मास अपॉन
n फैक्टर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। 0.1 ग्राम ऑफ मेटल combines with 46.6 ml of oxygen, ठीक है, at STP the equivalent weight of metal is। क्या कोई इसको सॉल्व करना चाहेगा? क्या कोई इसको सॉल्व करना चाहेगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। .1 gram of metal combines with 46.6 ml of oxygen at STP. 0.1 gram of metal combines with 46.6 ml of oxygen at STP. देखो मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, फिर से कोई मेटल ऑक्साइड में बनेगी। ठीक है, आपकी ऑक्सीजन कितनी लग रही है? 46.6 ml आपकी लग रही है, ऑक्सीजन लग रही है। ठीक है, तो ml ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी का मतलब है 46.6 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हो आप, क्योंकि एट एसटीपी है ना, है ना, O2 यूज कर रहे हो आप, समझ रहे हो ये चीज। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लूं, O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 46.6 1 सेकेंड, 46.6 डिवाइडेड बाय 22.7। अच्छा, वो ml में है तो इसको भी ml में लिखना पड़ेगा, 22700। ये ml में है तो ये भी ml में होगा, तो इससे आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। अब मेरी एक और बात देखो, एक और बात मैं क्या बोल रही हूँ आपको, कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मेरी जो 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, वो मेरी कितने इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन देती है? अब ऑक्सीजन है बच्चा, O2 है, देख रहे हो आप, O2, तो ये कितने इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन देगी? तो O2 का मास कितना होता है? O2 का मास होता है 32 ग्राम, राइट। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 होगा सबसे पहले तो, क्योंकि O2 है, मुझे तो केवल ऑक्सीजन का चाहिए, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? वो भी 2 होती, तो डिवाइडेड बाय और 2, तो इससे क्या आ जाएगा? 4 इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, समझ रहे हो? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मुझे 4 इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम देता है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब देयरफॉर 22700 ml, जो कि होता है 1 मोल का वॉल्यूम, होता है कि नहीं? अगर कोई मेरे पास गैस है, एक गैस का जब 1 मोल होता है, उसका वॉल्यूम होता है 222.7 लीटर्स या फिर इतना मिलीलीटर, तो ये 1 मोल की वैल्यू है। तो इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने इक्विवेलेंस होंगे? कितने इक्विवेलेंस होंगे? 4 इक्विवेलेंस होंगे ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। पर मेरे को कितना दिया हुआ है? देयरफॉर 46.6 ml, 46.6 ml ऑफ ऑक्सीजन में कितने इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन होंगे? 4 डिवाइडेड बाय 22700 इंटू 46.6 हो गया। तो इससे जब मैं इक्विवेलेंस कैलकुलेट करूंगी तो आंसर आएगा 0.00832। इतने इक्विवेलेंस होंगे ऑक्सीजन के। समझ आई ये चीज? क्या समझ आया? कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है तो उसमें कितने इक्विवेलेंट होंगे? 1 मोल का ग्राम कितना होता है? 1 मोल में अच्छा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है मैंने, ये 32 डिवाइडेड बाय 22 नहीं होगा। 1 मोल ऑक्सीजन का क्या मतलब है? इसमें इक्विवेलेंस कितने होंगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के इक्विवेलेंस कितने होंगे? कि मुझे पता है कि इसका मास कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। हाँ, जैसे कि 16 ग्राम का इक्विवेलेंट अगर 8 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि 16 में क्या करती हूँ मैं? 16 में करती हूँ डिवाइडेड बाय 2, तो वो आता है 8 ग्राम, ठीक है। बट इसमें क्या किया है मैंने? इसमें मेरे पास 32 ग्राम है,
तो 32 ग्राम तो O2 का है, तो O का ही ले रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, क्योंकि वो उसकी वैलेंसी और होगी, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 32, तो यहाँ पे आएगा आपका 4 इक्वी वैलेंस, ठीक है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 1 सेकेंड। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ O में अगर कितने इक्विवेलेंट होते हैं, 1 इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है बच्चा, इक्विवेलेंट वेट नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है। ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, राइट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 4 इक्विवेलेंस होते हैं ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इस प्रकार से मेरे पास इतने मिलीलीटर में आ जाएंगे इतने इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट चीज अब मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, राइट। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, मेटल का निकालना है। वो कैसे निकालूंगी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, राइट। तो अब मुझे पता है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालूंगी, मुझे क्या दिया हुआ है, 0.1 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ मोल्स इनटू 0.1, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 0.1 इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 0.1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 0.00832। तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मेरा 0.00832 डिवाइडेड बाय 0.1 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 12 ग्राम। वापस से आंसर आएगा 12 ग्राम के इक्वल, ठीक है। इस प्रकार से इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, मेटल और ऑक्सीजन मैंने कंबाइन किए। ऑक्सीजन का मुझे दे रखा है कि ऑक्सीजन मेरे पास इतनी मिलीलीटर कंबाइन हो रही है मेटल से, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताओ। अब मुझे ये पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन में 4 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। 1 मोल O2 में 4 इक्विवेलेंट होते हैं ऑक्सीजन एटम के, ठीक है। तो 22700 में कितने होंगे, कितने होंगे, 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। क्योंकि ये 1 मोल को डिफाइन करता है, तो 46.6 में होंगे कितने, 4 डिवाइडेड बाय 2270 इंटू 46.6, तो इतने इक्विवेलेंट्स आ गए मेरे पास ऑक्सीजन के। तो अब मुझे बताना है कि इतने इक्विवेलेंट्स ऑक्सीजन कितने मेटल से कंबाइन करते हैं। वो मैं इस प्रकार से निकालती हूँ कि 0.1 ग्राम इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये तो हमने निकाला ही था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स का आंसर आ जाएगा मेरा कितना, इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट का आंसर। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया आपका 12 ग्राम। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट है 12 ग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड इफ इक्विवेलेंट मास एंड एन फैक्टर इज गिवन। क्या ये सही स्टेटमेंट है कि मोलर मास में कैलकुलेट कर सकती हूँ अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर गिवन है। हाँ जी, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, होता है कि नहीं, यही तो होता है ना। तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो आंसर है यस, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू एन फैक्टर, यही तो यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, राइट। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट है आपका द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये वही रिएक्शन जब मैंने सिखाई थी आपको। यहाँ पे लिखा है H3PO4 को जब आप कंबाइन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपका इक्वेशन आती है कैल्शियम HPO2 प्लस 2H2O, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, तो क्या होगा H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट, तो मैंने बोला था जितने हाइड्रोजन आयन इसके क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं इन रिएक्शन, H प्लस
रिप्लेस इन रिएक्शन, वो होता है इसका एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर। तो कितने हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हुए? यहाँ 3 थे, यहाँ पे एक ही रह गया, तो 2 रिप्लेस हुए, तो एन फैक्टर हो गया 2। हुआ कि नहीं? यहाँ 3 हाइड्रोजन से शुरू किया था, यहाँ एक ही हाइड्रोजन बचा, मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। हुआ कि नहीं? तो H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चा 98 ग्राम। अगर मैं H3PO4 का मोलर मास लिखूंगी, H3PO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम, ठीक है। तो अब इसका क्या पूछा हुआ है? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का भी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, राइट। तो मोलर मास कितना है इसका? 98, एन फैक्टर है 2, तो आंसर कितना हो गया? 49। आंसर हो गया 49, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए चीज समझ आई, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, ये आखिरी क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है, द वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज x ग्राम। आपके पास एक मेटल ऑक्साइड है, उसका वेट दे रखा है पूरे के पूरे का x ग्राम, समझ गए। कंटेनिंग y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन का वेट दे रखा है y ग्राम, तो मेटल का कितना वेट हो गया? अगर पूरे मेटल ऑक्साइड का वेट x ग्राम है, जिसमें से y ग्राम ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल का वेट होगा x माइनस y ग्राम, राइट। ये मेटल का वेट हो गया। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, कैसे निकालूंगी? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मेरी y ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है x माइनस y ग्राम मेटल, राइट। y ग्राम ऑक्सीजन से, ये दिख रहा है, y ग्राम ऑक्सीजन से x माइनस वाई ग्राम मेटल कंबाइन कर रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना करेगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा x माइनस वाई ग्राम अपॉन y ग्राम इंटू 8, राइट। इससे कंबाइन करेगा, सो दिस वुड बी योर आंसर। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर है? 8 into x minus y upon y, so D is the correct option, D is the correct option, right। इस प्रकार से क्या है कि y ग्राम ऑक्सीजन अगर x माइनस वाई ग्राम मेटल से कंबाइन कर रहा है, तो 8 ग्राम जो कि इक्विवेलेंट वेट है ऑक्सीजन का, वो मेटल के भी इक्विवेलेंट वेट से ही कंबाइन करेगा। तो 8 ग्राम कंबाइन करेगा x माइनस वाई अपॉन y इंटू 8, सो दिस वुड बी द आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत ही अच्छे हैं। ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क के लिए, सिमिलर क्वेश्चन है। अब आपने क्या बनाया है? यहाँ पे आपने मेटल क्लोराइड बनाया है। क्या बनाया है? MCl, मेटल क्लोराइड, ठीक है। अब मेटल क्लोराइड में क्या है? इफ द वेट ऑफ द मेटल क्लोराइड इज x ग्राम, ये पूरे मेटल क्लोराइड का वेट दे रखा है आपको x ग्राम, ठीक है। कंटेनिंग y ग्राम ऑफ मेटल, अब इसमें मेटल है आपके पास y ग्राम, समझ गए। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी, आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे ये आपको मुझे करके बताना है। मैं बता देती हूँ कि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट होता है 35.5 ग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कितने ग्राम क्लोरीन y ग्राम मेटल से कंबाइन कर रही है, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने मेटल से कंबाइन करेगी, वो मेटल का हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो इसका आंसर आप खुद से करके देखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, तो उसी माइंडसेट के साथ आना, और जो भी अगर डाउट्स आए हैं अभी तक वो